आप सभी को नमस्कार। आज एक बार फिर शशि दुबे क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज बीएड का पेडागोगी ऑफ सब्जेक्ट में मैथमेटिकल साइंस का एक और टॉपिक लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। इसमें हमने पिछले वीडियो में देखा था कि उसमें हमने मैथ्स के बारे में पढ़ा था और मैथ्स के बारे में पढ़ा था। उसके बाद मैथ्स में वेस्टर्न मैथमेटिशियन, इंडियन मैथमेटिशियन के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम थोड़ा सा अगले यूनिट पे चर्चा करेंगे। जैसे आप यूनिट 2 में आप देखेंगे तो वहाँ पे पढ़ना है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैथमेटिक्स। एम्स क्या है मैथ्स का, ऑब्जेक्टिव्स क्या है मैथ्स का, उसके बाद दोनों में डिफरेंसेज क्या है, कॉग्निटिव डोमेन या इफेक्टिव डोमेन, या आप ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या क्या होता है, या फिर आप मैथमेटिक्स का एम्स में कौन कौन से टर्म्स आते हैं तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। उसके बाद अगला जो टॉपिक है इसी यूनिट में हमको पढ़ना है मेथड्स के बारे में, टेक्निक्स के बारे में और टेक्निक्स ऑफ टीचिंग मैथ्स। जैसे मैथ्स में बहुत सारे मेथड होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा। इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, एनालिटिकल मेथड, सिंथेटिक मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन, ड्रिल असाइनमेंट, एग्जाम्पल मेथड, ग्रेडेड प्रेजेंटेशन। तो ये हमको यूनिट 2 में बेसिकली पढ़ना है और इस यूनिट को हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। और इससे पहले जो भी वीडियो आपको बनाया गया है उसमें आप देख सकते हैं कि उसमें एम्स, ऑब्जेक्टिव्स वगैरह के बारे में थोड़ा सा बताया गया, लेकिन उसको और थोड़ा सा हम क्लियर करेंगे, उसको थोड़ा सा और क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम एम्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स के बारे में जानेंगे कि उनका एम्स, गणित का उद्देश्य क्या है, गणित शिक्षण के उद्देश्य क्या है। तो जनरली आप देखेंगे तो गणित शिक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य हो सकते हैं, जैसे बौद्धिक उद्देश्य, इंटेलेक्चुअल एम। ये हम एम्स को भी समझ रहे हैं, बौद्धिक उद्देश्य, इंटेलेक्चुअल एम्स। उसके बाद आप देख सकते हैं अगला पॉइंट, प्रयोगात्मक उद्देश्य, प्रैक्टिकल एम्स। ये मैथमेटिक्स, एम्स ऑफ टीचिंग इन मैथमेटिक्स, इंटेलेक्चुअल एम, प्रैक्टिकल एम। उसके बाद मोरल एम्स, सोशल एम्स, कल्चरल एम्स, वोकेशनल एम्स, एम्स यूटिलाइजेशन ऑफ लेजर एम रिलेटेड टू साइंटिफिक एटीट्यूड, इंटरनेशनल एम, नेशनल एम। तो ये एक तरह से मैथमेटिक्स टीचिंग का एम्स है। अब हिंदी में इसको हम थोड़ा सा समझेंगे। बौद्धिक उद्देश्य, इंटेलेक्चुअल एम क्या है, प्रयोगात्मक उद्देश्य, प्रैक्टिकल एम हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे, अनुशासन से संबंधित डिसिप्लिन एम, या फिर अगला नैतिक उद्देश्य, मोरल एम, सोशल एम, सामाजिक उद्देश्य, सांस्कृतिक उद्देश्य, कल्चरल एम। उसके बाद जीविकोपार्जन संबंधी, या आप जीविकोपार्जन संबंधी उद्देश्य, या इसको प्रोफेशनल एम्स भी आप कह सकते हैं, इंटरनेशनल एम्स। तो ये जितने भी आपका एम्स हैं ये गणित शिक्षण के एम्स हैं। अब इसमें गणित शिक्षण के एम्स के बारे में जो हम करेंगे तो इसको जनरली जो गणित शिक्षण के लक्ष्य होते हैं या उद्देश्य होते हैं तो इसको हम 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। अनुशासन संबंधी उद्देश्य, डिसिप्लिन एम, सांस्कृतिक उद्देश्य, कल्चरल एम। उसके बाद उपयोगिता या प्रयोगात्मक उद्देश्य, प्रैक्टिकल एम। तो जैसे आप देखिएगा कि ये जितने भी एम है, बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक, ये गणित शिक्षण के निम्नलिखित एम हो सकते हैं। अब इसमें जैसे आप देखिएगा कि उद्देश्यों की प्राप्ति में गणित अध्यापक की भूमिका क्या होगी, रोल ऑफ मैथमेटिक्स टीचर इन अचीविंग एम्स। मतलब गणित शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति में अध्यापक या बालक का क्या सहायता रहता है। जैसे इसमें गणित के इतिहास तथा गणित के जीवनी के बारे में बच्चों को बताना, मेथड्स के बारे में उनको बताना या उसका कैसे यूज किया जाता है। उसके बाद उनके मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट को कैसे इंक्रीज किया जाए, कैसे उनको बढ़ाया जाए।
उसका उपयोग आप कर सकते हैं। गणित में टीचिंग एड्स या चार्ट मॉडल्स का आप कैसे प्रयोग करेंगे, ये टीचर के रूप में स्टूडेंट को बताया जा सकता है। उनको होमवर्क कैसे देना है, असाइनमेंट कैसे देना है, ये एक तरह से जनरल आप एम्स इसको कह सकते हैं। तो ये गणित शिक्षण के कुछ जनरल एम्स हैं जो उसके उद्देश्यों को प्राप्ति करने में सहायक होते हैं। अब जैसे ये तो आपका हो गया, उसके बाद आप टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जब बात करते हैं, टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, तो शिक्षण उद्देश्य थोड़ा सा नैरो होता है और यह नेचुरली साइकोलॉजिकल टाइप्स के होते हैं। जब दोनों में आप डिफरेंसेस पढ़ेंगे एम्स और ऑब्जेक्टिव्स में, तो जैसे एम्स में हो जाता है इसका क्षेत्र व्यापक होता है, इसका प्राप्त ऑब्जेक्टिव्स में थोड़ा सा नैरो या सीमित होता है। यह लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है ऑब्जेक्ट एम्स, यह थोड़ा शॉर्ट टर्म या तत्कालिक होता है। उद्देश्य स्पष्ट एवं अनिश्चित होते हैं, यह निश्चित तथा स्पष्ट नहीं होते हैं। इनको विद्यालय, समाज या संपूर्ण राष्ट्र जिम्मेदार होता है, इनकी जिम्मेदारी सिर्फ शिक्षकों के। तो ये कुछ डिफरेंसेज हैं। और उसके बाद आप देखेंगे बीएस ब्लूम के द्वारा जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव को 3 भागों में डिवाइड किया गया है: ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य। कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स, अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स, साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स। इसको जब हम समझेंगे तो एक तरह से शिकागो विश्वविद्यालय में जो शिक्षण का उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया था, तो ब्लूम के द्वारा 1956 ईस्वी में, उसके बाद कर्थवाल थे 1964 ईस्वी में और सिम्पसन ने 1969 ईस्वी में इसको अलग अलग किया था। जब अलग अलग किए थे तो उसका टैक्सोनॉमी ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, टैक्सोनॉमी ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि जो वर्गीकरण किया गया है, उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया है, वो कैसे किया गया है बीएस ब्लूम के द्वारा, कर्थवाल के द्वारा एवं आपका सिम्पसन के द्वारा। तो यहाँ पे आप जो वर्गीकरण किया गया है टैक्सोनॉमी का, जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स को क्लासिफाई किया गया है, तो आप कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन, तो ये जो तीनों को अलग अलग हम थोड़ा सा समझेंगे कि इसको कैसे वर्गीकृत किया गया है। और सबसे पहले इसको बीएस ब्लूम के द्वारा किया गया था 1956 ईस्वी में, उसके बाद कर्थवाल ने इसको आगे बढ़ाया 1964 में, उसके बाद सिम्पसन ने 1969 में इसको प्रेजेंट करने का कोशिश किया। तो इसी को हम टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स भी कहते हैं। तो अब इसके हम सबसे पहले कॉग्निटिव डोमेन के बारे में पढ़ेंगे। कॉग्निटिव डोमेन या फिर आप ज्ञानात्मक पक्ष जिसको हम लोग कहते हैं, ज्ञानात्मक में कौन कौन से टर्म आएंगे उसको पहले हम जानेंगे। ज्ञानात्मक पक्ष में ज्ञान, नॉलेज, सबसे पहले ज्ञान, नॉलेज, बोध, कंप्रीहेंशन, ज्ञान प्रयोग, एप्लीकेशन, विश्लेषण, एनालिसिस, संश्लेषण, सिंथेसिस और मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। 6 पॉइंट आपका ज्ञानात्मक पक्ष कॉग्निटिव डोमेन में आएंगे। नंबर फर्स्ट ज्ञान, उसके बाद बोध, ज्ञान प्रयोग या प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। तो ये जो टैक्सोनॉमी ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स का पॉइंट हुआ, इस पॉइंट को हम 6 पॉइंट इसमें बताया गया है। नंबर फर्स्ट ज्ञान, ज्ञान को हम नॉलेज भी कहते हैं, नॉलेज, उसके बाद बोध, कंप्रीहेंशन, प्रयोग, एप्लीकेशन, विश्लेषण, एनालिसिस, संश्लेषण, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन। ये हो गया आपका कॉग्निटिव डोमेन। उसके बाद हम बात करेंगे भावात्मक पक्ष, अफेक्टिव डोमेन। इसमें कौन कौन से शब्दों का वर्गीकरण किया गया है? ग्रहण या एडॉप्ट करना, जिसे हम लोग कहते हैं, कोई भी चीज़, बातों को समझना, ग्रहण करना, अनुक्रिया,
अनुमूल्यन, प्रत्ययीकरण, व्यवस्थापन और चरित्र निर्माण। इसमें भी 6 पॉइंट है। इसका हम थोड़ा सा इंग्लिश भी समझेंगे। ग्रहण करना यानी मतलब रिसीव, किसी भी चीज़ को रिसीव कर लेना। उसके बाद अनुक्रिया, रिस्पॉन्डिंग, आप क्या रिस्पॉन्ड करते हैं। अनुमूल्यन, वैल्यूइंग, VALUEING। उसके बाद प्रत्ययीकरण, जिसको हम लोग कंसेप्चुअल या कंसेप्ट पे, बेस्ड ऑफ कंसेप्ट के आधार पे भी हम कह सकते हैं। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, कैरेक्टराइजेशन, मतलब आपका जो भी चरित्र। ये 6 पॉइंट आपका भावात्मक पक्ष से रिलेटेड है। 6 पॉइंट ज्ञानात्मक पक्ष से रिलेटेड हैं और 6 पॉइंट आपका भावात्मक पक्ष से रिलेटेड हैं। उसी तरह से अब हमको साइकोमोटर डोमेन को समझना है, तो उसमें भी 6 पॉइंट हैं। उद्दीपन, कार्य करना, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण और आदत निर्माण। इसमें जैसे उद्दीपन, आप कहीं कहीं उद्दीपन स्टिमुलस या इम्पल्सन भी इसको बोला जा सकता है। उसके बाद कार्य करना, मैनिपुलेट करना या मैनिपुलेशन, नियंत्रण, कंट्रोल, किसी भी चीज़ को कैसे हम कंट्रोल कर रहे हैं। उसके बाद आपका समायोजन, किसी भी जगह पे कहीं भी हम जा रहे हैं तो अपने आप को कैसे एडजस्ट कर रहे हैं। उसके बाद आपका स्वभाव कैसा है, आपका नेचर कैसा है, नेचुरलाइजेशन। और आदत निर्माण, आप कभी भी अपने हैबिट फॉर्मेशन, आप जो भी आदत आपका डेवलप होता है तो वो आपको साइकोमोटर डोमेन में उसका क्लासिफिकेशन किया गया है। अब यहाँ तक तो हमको लगता है कि क्लियर हुआ होगा, तो हम एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक या मनोशारीरिक पक्ष, जैसे कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन। इस 6 ये तीनों पॉइंट का अलग अलग 6 पॉइंट दिया गया है और जो पॉइंट अभी आपको बताया गया। और इस जो आपका 6 पॉइंट है, इसी को 6 पॉइंट को हम करके टैक्सोनॉमी ऑफ टीचिंग्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स में इसको हम अलग अलग करते हैं। तो इस तरह से ये टैक्सोनॉमी ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स हुआ। उसके बाद जब हम बात करते हैं कि यहाँ पे जैसे आप अधिगम उद्देश्य को व्यवहारिक रूप में कैसे लिखेंगे, राइटिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल टर्म्स, तो इसके लिए भी BS ब्लूम के द्वारा बताया गया था उसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो जैसे कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स, अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स और साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स, तो यहाँ पे भी इसको क्लासिफाई कर दिया गया। ये तीनों कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइको को 6 पॉइंट में डिवाइड कर दिया गया। अब जैसे मान लीजिए कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स है, तो इसमें कौन कौन से बातों को हम कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट था ज्ञानात्मक, नॉलेज। तो इसमें होता है जैसे आप किसी भी वर्ड, थ्योरी या फिर कोई मेथड का यूज करते हैं, उसका वर्क स्क्वायर करते हैं, जनरलाइजेशन करते हैं, तो ये आप नॉलेज के अंतर्गत आता है। इसका क्लासिफिकेशन हम लोग नॉलेज में रखते हैं। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग, जो अवबोध होता है। जनरली इसमें होता क्या है कि जब आप किसी टीचिंग एड्स या किसी भी एड्स या मॉडल्स को देख के और कोई अपने अंदर एक कंसेप्ट डेवलप करते हैं, अपने अंदर हम क्या करते हैं, एक कंसेप्ट डेवलप करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कि आप ब्लैक बोर्ड पे बच्चों को स्क्वायर पढ़ा रहे हैं और ब्लैक बोर्ड पे जब 4 लाइन इक्वल आप आपस में ज्वाइंट करते हैं तो वो जो वर्ग के रूप में दिखता है, तो वहाँ पे बच्चे के दिमाग में ये कंसेप्ट डेवलप होता है कि आप ये जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर में इसका एक रिप्रेजेंटेटिव ये भी है कि इसको हम वर्ग भी कह सकते हैं, तो वो जनरलाइज करते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन, इसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज़ का यूज कैसे करना है। आपके पास थ्योरम है, आपके पास कैलकुलेशन करने का मेथड है, लेकिन आप उसको यूज कैसे करेंगे, उसका प्रयोग कैसे करेंगे, किस कंडीशन में करना है। अब जैसे कंडीशन है, आप सपोज कीजिए कि आप बना रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस, और वहाँ पे अगर कि आप ज्योमेट्री या फिर किसी और का फार्मूला पुटअप करते हैं तो वो
वैल्यू जो आएगा वो रॉन्ग आ जाएगा। तो इस तरह से जब हम बात करते हैं, एनालिसिस करते हैं, ये प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पे हम ये देखते हैं कि मेरा सिचुएशन कैसा है, एक्सपेरिमेंट कैसा हम कर रहे हैं और कौन सा कंसेप्ट किस जगह फॉलो होगा। आज मैथमेटिक्स में सबसे बड़ा जो समस्या आता है, हम कंसेप्ट को कहीं और पुट करना चाहते हैं, यहाँ से वैल्यू इस इक्वेशन का वैल्यू उस इक्वेशन में, तो वहाँ पे जब हम करते हैं तो किस फार्मूला को कहाँ पे यूज करना है, किस फार्मूला को कहाँ पे यूज करना है, जब हम यूज करने सीख लेते हैं तो हमको वो दिक्कत नहीं होता। उसके बाद एनालिसिस, इसमें जो एम्स या रिलेशन या ऑर्गेनाइजेशन का जो थ्योरी होता है उसको कैसे आप एनालिसिस करते हैं। किसी आप मैथ्स के बारे में उसका जो थ्योरम है, अगर कि पाइथागोरस थ्योरम है, थेल्स थ्योरम है, तो कैसे आप उसको डिवाइड करते हैं, उसके कंसेप्ट को बताते हैं, तो ये हम एनालिसिस में करते हैं। और उसके बाद अगला जो टॉपिक है सिंथेसिस, इसमें भी ऐसा कोई न्यू मॉडल या न्यू कंस्ट्रक्शन और उसका जो संप्रेषण होता है या कम्युनिकेशन होता है, उसको हम एडॉप्ट करते हैं या ग्रहण करते हैं। उसके बाद इवैल्यूएशन, जब भी आप ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी आंतरिक या बाह्य, इंटरनल एक्सटर्नल, जब आप इवैल्यूएशन करते हैं तो उसके अंतर्गत आप इवैल्यूएशन को रख सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे हम इस बात को समझेंगे कि टैक्सोनॉमी ऑफ ऑब्जेक्टिव इन कॉग्निटिव डोमेन, ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों का हम वर्गीकरण कैसे करेंगे। तो जनरली हम निम्नतम स्तर आप देखिएगा तो ज्ञान वास्तव में स्मृति स्तर शिक्षण में कार्य करता है। जैसे जो हमारे अंदर नॉलेज होगा, हमारे मेमोरी में जो भी याद रहेगा, वही हम अपना टीचिंग प्रैक्टिस या टीचिंग में हम प्रोसेस करते हैं। इसका संबंध प्रीवियस लर्निंग कंटेंट से भी रिलेटेड होता है। इसके अंतर्गत किसी पूर्व अधिगम वस्तु के विस्तृत क्षेत्र का किसी तथ्य के संपूर्ण सिद्धांत तक प्रत्यास्मरण, रिकॉल या उसको, या दो क्रिया भी आप कह सकते हैं, तो उस बात को हम नॉलेज का वर्गीकरण जब करते हैं तो उसको हम इस तरह से कर सकते हैं। जैसे विशिष्ट बातों का ज्ञान, नॉलेज ऑफ स्पेसिफाई, संसाधन तथा उपायों का ज्ञान, नॉलेज ऑफ वेज मीन्स ऑफ डीलिंग विथ स्पेसिफाई, या नॉलेज ऑफ यूनिवर्सल एंड एब्स्ट्रैक्शन, इस तरह से हम कर सकते हैं। उसके बाद जैसे नॉलेज ऑफ स्पेसिफाई में जाएंगे तो उसको भी दो भाग में हम डिवाइड करेंगे। एक तो शब्दावली का ज्ञान, जैसे नॉलेज ऑफ टर्मिनोलॉजी, और दूसरा नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक फैक्ट्स, जो भी विशिष्ट स्पेसिफाई, जैसे अब जनरल एम्स, स्पेसिफिक एम्स, या क्या लिखते हैं, जनरल एम्स और स्पेसिफिक एम्स लिखते हैं। उसी तरह से हम नॉलेज ऑफ स्पेसिफाई फैक्ट्स के बारे में परिभाषा का ज्ञान देते हैं, उनके व्यक्ति या घटनाओं के बारे में उनको हम बताते हैं। तो इस तरह से उसके बाद जब हमको साधनों तथा उपायों का ज्ञान, नॉलेज ऑफ वेज मीन्स ऑफ डीलिंग विथ स्पेसिफाई करना रहेगा, तो वहाँ पे हम करते हैं परंपराओं का ज्ञान, नॉलेज ऑफ कन्वेंशन, नॉलेज ऑफ ट्रेंड एंड सीक्वेंसेज, नॉलेज ऑफ क्राइटेरिया, या फिर नॉलेज ऑफ क्लासिफिकेशन एंड कैटेगराइज। और उसके बाद जो अगला हम इसको कैटेगराइज करते हैं, नॉलेज ऑफ जनरलाइजेशन एजुकेशन, जो सामान्यीकरण सिद्धांतों का ज्ञान होता है। ये आपको नॉलेज ऑफ यूनिवर्सल एंड एब्स्ट्रैक्शन में इस बात को हम कहते हैं कि जो भी नॉलेज ऑफ जनरलाइजेशन ऑफ एजुकेशन होता है, जैसे आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उसको आप नॉलेज या उसको जनरलाइज कैसे करेंगे। हम पाइथागोरस थ्योरम या कोई भी थ्योरम कर रहे हैं, रेशियो कर रहे हैं, प्रॉफिट लॉस कर रहे हैं, तो उसको हम कैसे जनरलाइज करके अपने अंदर एडॉप्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे नॉलेज ऑफ स्पेसिफाई के अंतर्गत 3 टर्म आते हैं, जैसे नॉलेज ऑफ टर्मिनोलॉजी, नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक फैक्ट्स
सॉरी, दो टर्म्स आते हैं, नॉलेज ऑफ टर्मिनोलॉजी और नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक फैक्ट। उसी तरह से आप देखेंगे नॉलेज ऑफ वेज एंड मीन्स ऑफ डीलिंग विथ स्पेसिफाई, विशिष्ट ज्ञानों से संबंध स्थापित करने के उपाय एवं परंपराओं का जो ज्ञान होता है, इसमें 3 टर्म आते हैं। नंबर फर्स्ट, परंपराओं का ज्ञान, नॉलेज ऑफ कन्वेंशंस या नॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल, जो भी परंपरागत ज्ञान होता है उसको हम करते हैं। उसके बाद प्रचलन एवं तारतम्य का ज्ञान, नॉलेज ऑफ ट्रेंड एंड सीक्वेंसेज, जैसे अभी क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं वो सीक्वेंसेज जिसमें हम करते हैं। उसके बाद नॉलेज ऑफ क्लासिफिकेशन एंड कैटेगराइज, किसी भी चीज़ को हम क्लासिफिकेशंस एंड कैटेगराइज कैसे कर सकते हैं। उसके बाद नॉलेज कसौटियों का ज्ञान, नॉलेज ऑफ क्राइटेरिया, या आप कह सकते हैं अगला पॉइंट विधियों का ज्ञान, नॉलेज ऑफ मेथोडोलॉजी। तो ये हमारा आप टेक्सोनॉमी ऑफ ऑब्जेक्टिव कॉग्निटिव डोमेन का ये इतना हुआ। उसके बाद हम जैसे बात करते हैं अब एक ज्ञान के किसी क्षेत्र में सार्वभौमिक और जो अमूर्त प्रत्ययों का ज्ञान होता है, नॉलेज ऑफ यूनिवर्सल एंड अब्स्ट्रैक्शन इन फील्ड। तो उसमें जो फैक्ट्स आते हैं, प्रिंसिपल आते हैं, या रिलेशनशिप्स, आइडियाज, प्रोसेस जो भी आते हैं उसको हम डिफाइन करते हैं। उसी तरह से अब कम्प्रीहेंशंस का जब बात आता है तो इसमें देखिएगा ट्रांसलेशन, इंटरप्रिटेशन या एक्सट्रापोलेशन, मतलब अनुवाद करना, व्याख्या करना और उल्लेख करना। तो इसमें जैसे क्या हो जाएगा, एक तो जनरली अब्स्ट्रैक्ट, चाहे आप कह सकते हैं अब्स्ट्रैक्ट मूर्त का एक रूप से दूसरे रूप, अमूर्त का एक स्तर से दूसरे स्तर, मौखिक रूप से एक से दूसरे रूप, बोध का परीक्षण, इसमें समस्या है। तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद जब एप्लीकेशंस के बात आते हैं, एप्लीकेशंस को हम जनरली 3 भाग में डिवाइड कर देते हैं। एक तो प्रयोग को सामान्यीकरण, निदान और नवीन परिस्थितियों में प्रयोग। जैसे सामान्यीकरण हम जनरलाइज करते हैं, जनरलाइजेशन करते हैं। उसके बाद निदान डायग्नोसिस करते हैं किसी भी चीज़ पे या किसी भी टर्म पे। और नवीन परिस्थितियों में प्रयोग, इसमें जैसे यूज इन न्यू सिचुएशन, जब कोई भी ऐसा कंडीशन या सिचुएशन आता है तो हम वहाँ पे करते हैं। उसके बाद एनालिसिस, यह जो उद्देश्य होता है 3 उद्देश्यों के पश्चात अर्जित किया जाता है, जो कंटेंट होते हैं उसमें इन्वॉल्व होते हैं। जैसे एनालिसिस, नंबर फर्स्ट एनालिसिस ऑफ एलिमेंट्स, एनालिसिस ऑफ रिलेशनशिप और एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल प्रिंसिपल। अब यहाँ पे जैसे तत्वों का विश्लेषण, संबंधों का विश्लेषण और या तथ्यों के मध्य संबंध और व्यवस्थित सिद्धांतों के रूप में। उसके बाद जो अगला टॉपिक है आपका संश्लेषण, इसको भी 3 भाग में हम डिवाइड करते हैं। जैसे तत्वों का अनोखा संप्रेषण करना, यूनिक ऑफ कम्युनिकेशन, या फिर आप कह सकते हैं नवीन योजना, सेट ऑफ ऑपरेशन या अब्स्ट्रैक्ट ऑफ रिलेशन। तो इस तरह से इवैल्यूएशन में भी आप देखेंगे तो 2 तरह से काम किया जाता है, निष्कर्ष निकलता है क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव, गुणात्मक और मात्रात्मक। अब यहाँ पे जैसे एक चीज़ को ब्लूम द्वारा जो ज्ञानात्मक पद के वर्गीकरण का स्पष्टीकरण किया गया, टैक्सोनॉमी ऑफ कॉग्निटिव डोमेन इज प्रेजेंटेड बाय ब्लूम क्लैरिफिकेशन। तो जो ब्लूम द्वारा क्लैरिफिकेशन दिया गया है, समझ में आ रहा है कि लगता है कि कुछ ऊपर पार हो रहा है। थोड़ा सा इसमें नोट्स वगैरह भी आप लोग को दे दिया जाएगा और बुक वगैरह रहेगा तो समझने में दिक्कत नहीं होगा। तो इसमें भी जो टैक्सोनॉमी में दिया गया है, नॉलेज, कम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, उसके बाद आपका सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, ये आपका ब्लूम के द्वारा दिया गया है, ये ब्लूम के द्वारा दिया गया है। उसके बाद आप देखिएगा इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स, जो हम लोग देखते हैं कि
आपका कर्थवाल के द्वारा दिया गया था, उसमें कौन कौन सी बातें आती हैं। जैसे ग्रहण, किसी भी चीज़ को एडॉप्ट करना या ग्रहण कर रिसीव करना, जैसे कोई भी इच्छा हुआ या कंट्रोल्ड या साइलेंट होके, तो वो आपको रिसीविंग के। अनुक्रिया, रिस्पॉन्डिंग, अनुक्रिया स्वीकार, संतोष या इच्छा। मूल्यांकन, इवैल्यूएशन में इसमें होता है किसी भी चीज़ को कैसे आप स्वीकृत करते हैं। संगठन में आप देखिएगा कंसेप्ट वगैरह या ऑर्गेनाइजेशन का प्रिंसिपल का होता है। उसके बाद मूल्य समूह का विशिष्टीकरण, किसी भी सामान्य समूह का जो विशिष्टीकरण होता है, तो ये आपका अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स हो गया। उसके बाद जब हम बात करेंगे, अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स हो गया, उसके बाद जब हम बात करते हैं अगला, तो इसमें आप देखेंगे टैक्सोनॉमी ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स इन कॉग्निटिव एंड साइकोमोटर डोमेन, मनोशारीरिक या क्रियात्मक पक्ष के अनुदेशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण। जैसे इसके अंतर्गत जितने भी स्किल्स होते हैं, मानसिक रूप से प्रत्यक्षीकरण से आरंभ होकर जटिल प्रक्रिया, मतलब कॉम्प्लेक्स टू बिहेवियरल कौशल के अंतर्गत आते हैं। अब जैसे साइको और मोटर को यहाँ पे माइंड और मसल्स, मतलब शरीर से हम करते हैं, मस्तिष्क और शरीर का बात करते हैं। तो इसमें जैसे ड्राइंग स्किल, कैलकुलेटिंग स्किल, कंस्ट्रक्शनल स्किल, ऑब्जर्वेशनल स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल या स्टेज, या आप कह सकते हैं एग्जाम्पल स्किल, तो ये आपका टैक्सोनॉमी में आ जाएगा। उसके बाद हम इसको एक बार फिर से यहाँ पे क्लियर कर ले रहे हैं। तो इस तरह से आपका ब्लूम टैक्सोनॉमी, कर्थवाल टैक्सोनॉमी और जो आपका सिम्पसन का है, तीनों का क्लियर किया गया है। एक बार हम यहाँ पे और कर लेंगे। जैसे ज्ञान, जो इनका ऑब्जेक्टिव्स है नॉलेज, हम इसको कैसे एक्शंस वर्ब में बात करते हैं कॉग्निटिव डोमेन को। तो प्रत्यास्मरण करना, टू रिकॉल, पहचान करना, टू रिकॉग्नाइज, परिभाषित करना, टू डिफाइन, कथन देना, टू स्टेटमेंट, लेखन कार्य, टू राइट, सारणीकरण करना, टू लिस्ट। उसके बाद चयन करना, माने हम टू सिलेक्ट, किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग में जब आते हैं, तो अंडरस्टैंडिंग में, एक मिनट ज़रा पानी पी ले। जब अंडरस्टैंडिंग में हम आते हैं तो व्याख्या करना, एक्सप्लेन करना, इंडिकेट करना, सूत्रीकरण, टू फॉर्मुलेट, प्रस्तुतिकरण, टू प्रेजेंट, निर्णय लेना, टू जज, वर्गीकृत करना, टू क्लासिफाई, चयन करना, टू सिलेक्ट। उसके बाद अनुवाद करना, टू ट्रांसलेट, उदाहरण करना, देना एग्जाम्पल्स। तो ये हमारा अंडरस्टैंडिंग में आ गया। उसके बाद एप्लीकेशंस में करते हैं गणना करना, कैलकुलेट करना, जांच करना, एसेस करना, डेमोन्स्ट्रेट करना, किसी चीज़ को कंस्ट्रक्ट करना, प्रयोग करना, टू यूज, भविष्यवाणी, टू प्रिडिक्ट करना, टू डिवाइड। उसके बाद निष्कर्ष निकालना, जो भी कंक्लूजन आता है, किसी चीज़ को कंपेयर करना, ये सब विश्लेषण एनालिसिस में आ जाएंगे। टू डिस्क्रिमिनेट करना, टू सेपरेट करना, टू जस्टिफाई करना, तो ये चीज़ आपका वहाँ से आ गया। उसके बाद संश्लेषण में टू डिस्कस, जनरलाइज, समराइज, टू इस्टेब्लिश रिलेशनशिप। उसके बाद इवैल्यूएशन में जब हम जाते हैं, तो इवैल्यूएशन में टू डिसाइड, टू आइडेंटिफाई, टू क्रिटिसाइज, आलोचना करना, टू एवॉइड करना, बचना, टू डिटेक्ट एरर। तो ये हो गया आपका कॉग्निटिव का। तो और जब हम अगला करते हैं उसमें अफेक्टिव डोमेन में जब हम जाते हैं, तो अफेक्टिव डोमेन में टू लिसन, टू एक्सेप्ट, टू प्रेफर, टू आंसर, टू डेवलप, टू लिस्ट, टू सिलेक्ट। इसी तरह से
टू एक्सेप्ट, टू इन्फ्लुएंस, टू पार्टिसिपेट, टू रिकॉग्नाइज, टू इंडिकेट, टू डिसाइड, टू इंक्रीजेज, टू डिफ्रेंशिएट, विभेद करना, टू रिलेट, डेमोस्ट्रेट करना, टू एनालिसिस, टू कंपेयर, टू कोरिलेट, टू जजेज, टू डिटरमाइन, टू फॉर्म, टू रिवाइज, टू चेंजेज, टू एक्सेप्ट, टू इंटीग्रेट। उसके बाद अगला ये आपका अफेक्टिव डोमेन का इतने जो 6 पॉइंट है उसको डिफाइन किया गया। उसके बाद आपका साइकोमोटर डोमेन में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे प्रत्यक्षीकरण, समायोजन, निर्देशित करना, यंत्रीकरण या जटिल प्रत्यक्ष अनुक्रिया, कॉम्प्लेक्स ओवर रिस्पॉन्स, मैकेनिज्म, गाइडेड रिस्पॉन्स, सेट, परसेप्शन। तो उसका क्या क्या साइकोमेटर में टर्म्स आएंगे। तो वहाँ पे जब हम टर्म्स को देखते हैं तो नंबर फर्स्ट, टू कंस्ट्रक्ट, टू स्केच, रेखा चित्र वगैरह खींचना, टू डिजाइन, टू मेक, टू आइडेंटिफाई, टू फिक्स, टू ड्रिल, टू कनेक्ट, टू क्रिएट, टू चेंजेज, टू लोकेटेड। तो ये जो आपका हुआ, इतने जो पॉइंट आपको अभी बताया गया, ये जो पॉइंट हुआ आपका ऑब्जेक्टिव्स एक्शंस वर्ब की, उसको जो कॉग्निटिव, एफेक्टिव और साइकोमोटर में जो टर्म्स 6 टर्म्स हैं उसको कैसे क्या क्या हम कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका यूनिट 2 में ऑब्जेक्टिव्स एंड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैथमेटिक्स का कुछ टर्म्स को क्लियर करने का कोशिश किया गया। और उसमें इसके बाद हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे, इसमें अगर किसी भी तरह का कोई दिक्कत होगा तो आप पूछ सकते हैं। और दूसरा बात, एक और एग्जांपल के तहत हमको समझाना है कि चूँकि वीडियो तो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन आप लोग वीडियो देखें और उसके बाद वीडियो देखने के बाद उसमें जो भी एरर हो या किसी भी तरह का कोई कमी हो तो आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से यूनिट 1 के हम किसी भी चीज़ को, जैसे टेक्सोनॉमी को क्लियर किया, और इसमें किसी भी तरह का कोई अगर कि आपको दिक्कत होता है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग जैसे मेथड और टेक्निक्स आप लोग को पढ़ाया गया है, कुछ क्लास में भी आपको बताया गया कि इंडक्टिव मेथड्स क्या हैं, डिडक्टिव मेथड क्या है, एनालिटिक या सिंथेटिक, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लेक्चर कम डेमोंस्ट्रेशन, ये जितने भी मेथड और टेक्निक्स है उसको आपको बहुत अच्छे ढंग से क्लास में भी क्लियर किया गया। और एक चीज़ आप डिफरेंसेज यहाँ पे समझिएगा कि साइंस और मैथ्स, जैसे फिजिकल साइंस या मैथमेटिकल साइंस, जो मेथड और टेक्निक्स होते हैं वो दोनों आपस में करीब करीब इक्वल होते हैं। ऐसा नहीं कि उसमें हम इसमें भी इंडक्टिव मेथड यूज, मैथ्स में भी इंडक्टिव मेथड यूज करते हैं, साइंस में भी डिडक्टिव मेथड यूज करते हैं, एनालिटिकल मेथड मैथ्स में भी, साइंस में भी, सिंथेटिक मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड दोनों में यूज होता है, लेक्चर कम डेमोंस्ट्रेशन मेथड दोनों में यूज होता है, असाइनमेंट मेथड भी दोनों में यूज होता है। उसी तरह से ड्रिल या ग्रेडेड प्रेजेंटेशन या एग्जाम्पल मेथड हम लोग यूज करते हैं। तो इस तरह से हम लोग आप तक देखेंगे कि यूनिट 1 और 2 वीडियो के माध्यम से या नोट्स वगैरह के माध्यम से आप लोगों को क्लियर कराया गया है। और एक चीज़ इसमें क्लियर करना है कि आप लोग को जो असाइनमेंट के तहत दिया गया है, तो जितने भी यूनिट है उसमें आप ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन बनाने का कोशिश कीजिएगा, वो एग्ज़ाम के पर्पज़ से आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरा असाइनमेंट के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे कि जैसे अगले क्लास में आपको बता दिया जाएगा कि उसमें क्या क्या करना है, कैसे करना है। तो कम से कम ये चीज़, और अगले दिन हम जब अगले वीडियो में आप लोग से मिलेंगे तो उसमें हम लोग स्पेशल प्रोग्राम एंड मोटिवेशनल स्कीम फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रेन, जो गॉड गिफ्टेड चिल्ड्रेन या स्पेशल चाइल्ड होते हैं उसके लिए कैसे मोटिवेशनल प्रोग्राम या कैसे स्कीम्स यूज करते हैं, तो वहाँ पे इस बात को हम समझेंगे। और इसमें भी अगर कि किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो तो आप बेशक कभी भी पूछ सकते हैं। और आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा, आपके नॉलेज के लिए बनाया गया है, आप इसका यूज करें और आप सब ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस भी बनाएं, सिलेबस के अकॉर्डिंग काम करें और बुक के
जो भी बुक है उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ें तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो इस तरह से आज आपको 2 वीडियो दिया जा रहा है, एक पार्ट 1 पार्ट 2। ये आपका पार्ट 2 वीडियो है और पार्ट 1 थोड़ा सा कम समय का है, तो वहाँ पे ये चीज़ आप कर सकते हैं। चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।